नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। आपको पता है ना कि हम हर टॉपिक को इस रूप में डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न किस बात को लेकर बनाया जा सकता है, किस तथ्य को उठाकर प्रश्न में डाला जा सकता है, और इसी के तहत हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। मेंस का भी हम ऐसे ही कवर कर रहे हैं कि टॉपिक को लेने के बाद ये देख रहे हैं कि किस एंगल से प्रश्न बन सकता है और वो एंगल हम अच्छे से कवर करें। तो चलिए आज हम राष्ट्रपति के बारे में वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं और आगे भी बन सकते हैं। देखिए, कुछ सिंपल चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो यही है कि जो हमारा संविधान है उसके भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 में जो केंद्र की जो संघ की कार्यपालिका है उसका वर्णन किया गया है। और यहाँ से आपने देखा है, अगर टेस्ट सीरीज देते होंगे यूपीएससी या पीसीएस के पिछले साल के प्रश्न उठाकर देखें तो यहाँ से प्रश्न बने हैं कि जो संघ की कार्यपालिका है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, मतलब किनको मिलाकर हम कहेंगे कि ये रही संघ की कार्यपालिका। देखिए, राष्ट्रपति रहते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, इनको मिला के संघ की कार्यपालिका का गठन होता है। बाकी एक जनरल सी बात है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य प्रमुख होता है, प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। अब जरा देखें प्रश्न आगे किस बात को लेकर बनाया जा सकता है। एक तो प्रश्न यहाँ से कई बार बने हैं कि जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का चुनाव है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होते हैं, कौन शामिल होते हैं। देखिए, 3 कैटेगरीज हैं। पहले, संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उन सदनों में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, राज्य विधानसभाएं जो हैं, जो अलग अलग राज्य हैं उनकी विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं, इस पर ज़्यादा जोर देना है। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी, इनकी जो विधानसभाएं हैं वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य। ये इसलिए ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि जो मनोनीत किए गए सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकते, ये देखिए ध्यान से। इसके बाद मान लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और किसी मुद्दे पर विवाद हो गया। अब क्या किया जाए? विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में ही होगा, उच्चतम न्यायालय में होगा और कहीं नहीं होगा। और एक और चीज़, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा करना है तो उम्मीदवार, उसके मतलब जो उम्मीदवार है उसके प्रस्ताव में, मतलब उसके पक्ष में प्रस्तावक कितने होने चाहिए? 50 लोग, और उस प्रस्ताव का अनुमोदन भी 50 लोग करें, तब वह व्यक्ति जो है चुनाव लड़ेगा आगे चल के। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, जब शपथ दिलाने की बात आती है तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है, कौन शपथ दिलाएंगे? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो शपथ दिलाते हैं। और अगर किसी वजह से वो अनुपस्थित हैं तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। आगे, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य अगर कोई व्यक्ति है तो वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव नहीं लड़ सकते। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उस पद पर अगर आप हैं तब आप इन जगहों पे सदस्य न रहें। अगर हैं तो त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी कि आप सांसद थे, विधायक थे और आप राष्ट्रपति बन गए तो पहले यहाँ से त्यागपत्र दीजिए, फिर शपथ ग्रहण करिए। ठीक है, आगे उसके बाद कौन सी चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है? कार्यकाल का तो प्रश्न अब बच्चों की बात है, नहीं पूछा जाता, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे घुमावदार प्रश्न आएगा कि ये जो 5 साल का जो कार्यकाल है, कह दे कि अनिवार्य रूप से यही लागू होता है, तब गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जब तक उसका उत्तराधिकारी अपने पद पर न आ जाए तब तक वो पद पर रह सकता है। मतलब ये कि एक वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और उनका भी कार्यकाल परसों पूरा हो जाएगा, लेकिन नया चुनाव नहीं हुआ है और चुनाव नहीं हुआ, पता नहीं चल रहा है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनेंगे। तो जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, वो अपना पद धारण नहीं कर लेते, तब तक कि अभी वर्तमान वाले अपने पद पर रहेंगे, ये पद खाली नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? और त्यागपत्र अगर देना हो
तो ये किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। क्वेश्चन में घुमाया जा सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देंगे या जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको देंगे, नहीं, उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना हो तो देंगे। अब यहाँ से एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने की संभावना रहती है, बनता भी है प्रश्न, और वो है महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से हटाना है समय से पहले, 5 साल से पहले, तो एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। यहाँ से प्रश्न आया कि किस आधार पर आप महाभियोग शुरू करेंगे? संविधान का अगर उन्होंने उल्लंघन किया है, कोई ऐसा काम किया है जो संविधान के खिलाफ है, तब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और यहाँ पे फंसाने के लिए और भी चीज़ें दी जा सकती हैं कि अयोग्यता के आधार पे, अक्षमता है, तबीयत खराब है, जो भी, वो सब नहीं, संविधान का उल्लंघन, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, ये जो प्रस्ताव है ना, इनको मतलब महाभियोग प्रक्रिया लाने की, तो 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे। मतलब जिस सदन में वो प्रस्ताव आएगा, अगर लोकसभा में आए तो लोकसभा के 1/4 जो है सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर दें, या राज्यसभा में है तो वहाँ से जब हस्ताक्षर करेंगे तब जाके उसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना होगा पहले से कि हम आपके खिलाफ महाभियोग चलाने वाले हैं। अब देखिए, इसी में आगे क्या होता है कि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना है। जिस सदन में प्रस्ताव आया, अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा और वहाँ भी 2/3 बहुमत से जब पारित हो जाएगा तब राष्ट्रपति से कहा जाएगा सर अब रहने दीजिए, अब हो गया, आपका पद छोड़ देंगे। अब देखिए, यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, जो संसद की यह प्रक्रिया है ना, जो ये काम है, वो एक तरह की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, समझ रहे हैं। और देखिए एक मज़ेदार बात, अभी हमने देखा कि जब चुनाव हो रहा था तो जो नामांकित सदस्य हैं वो भाग नहीं ले रहे थे। यहाँ उनको मज़ा आ गया अब तो भाग लेंगे। इस प्रक्रिया में, महाभियोग की प्रक्रिया में सारे सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखना है, वहाँ पर राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य थे, वो चुनाव में मतलब भाग ले रहे थे, वोट दे रहे थे, लेकिन जब हटाना होगा तब वो नहीं यहाँ पे आएंगे कि चलो हम भी मिल के हटाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ संसद में प्रक्रिया चलेगी और नामांकित सदस्य संसद वाले रहेंगे वहाँ पे। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, नहीं तो कह दिए कि अभी 2 बार हो चुका है, 1 बार हो चुका है, तो फिर गलत हो जाएगा, इसका आप ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पास कुछ और चीज़ें हैं, मतलब इनसे संबंधित, जो हमें ध्यान में रखनी है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह देखिए, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, यहाँ कामा होना चाहिए, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उनका निष्कासन हो जाए, या किसी अन्य कारण से पद उनका खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होगा। इतना ही नहीं, और सुनिए 6 महीने के भीतर चुनाव कराना है, और जो नए नए चुन के राष्ट्रपति आएंगे वो आगे 5 सालों तक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 1.5 साल बचा था तो बस 1.5 साल के लिए चुनाव हुआ है, नहीं, जो व्यक्ति चुन के आए हैं नए राष्ट्रपति, वो 5 सालों के लिए रहेंगे। एक और बात, इम्पोर्टेंट बात, यहाँ देखिए, यदि वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मतलब वो अनुपस्थित हैं, मतलब बीमारी हो गई है या किसी अन्य कारण से वो अपने पद पर नहीं आ रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं, तब जो उपराष्ट्रपति हैं ना हमारे देश के, वो उनके दोबारा पद ग्रहण करने तक कि सब ठीक हो जाए, आइए फिर से अपना काम शुरू करिए, उस समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे, और किसी वजह से मुख्य न्यायाधीश सेम टाइम पर वो भी नहीं है, उनका भी पद खाली है, तब क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति की शक्तियों पर बात करते हैं। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। एक्चुअली बार बार ये मैं कह रहा हूँ, पूरे चैनल का, इस पूरी सीरीज़ का थीम ही यही है कि हम सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए, अगर ये चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हों तो मैं माफ़ी चाहूँगा। देखिए, कार्यकारी शक्तियाँ क्या हैं इनकी?
सरकार के सभी शासन संबंधी काम, जितने भी काम होते हैं उन्हीं के नाम पर होंगे, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक। और केंद्र सरकार के काम को सहज बनाने के लिए कि आराम से और काम हो सके, ये नियम बना सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री और बाकी जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये लोग, प्रधानमंत्री सहित सारे मंत्री, इनके प्रसाद पर्यंत रहते हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब मूड आया प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा देंगे। अगर प्रधानमंत्री का बहुमत है लोकसभा में तो नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन आंसर देने के लिए इसका ख्याल रखेंगे आप, क्योंकि ये ध्यान से उतर जाएगा। आप सोचेंगे कि प्रधानमंत्री कैसे प्रसाद पर्यंत रह सकता है, तो रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी के बारे में हमने पढ़ा है पहले से। और बाकी अन्य संवैधानिक पदों पर भी नियुक्तियां, बहुत सारी नियुक्तियां करते हैं, बहुत सारे आयोग हैं उनकी नियुक्तियां, मतलब अध्यक्षों की नियुक्तियां ये करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और विधायी शक्तियों को जरा रिवाइज करें। संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन में अगर समझना हो कि किस आधार पर हम कहें कि ये संसद का अभिन्न अंग है। देखिए, संसद का काम होता है, ये है संसद, ठीक है। संसद के दो हिस्से, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये दोनों मिलके, लोकसभा और राज्यसभा मिलके कोई कानून बनाए। ये कानून मतलब विधेयक अभी है, अधिनियम बनेगा तो कानून हो जाएगा। ये विधेयक अधिनियम तब तक नहीं बन सकता जब तक यहाँ राष्ट्रपति साहब जो बैठे हैं उस पर सिग्नेचर न कर दें। यानी कि संसद की जो भी विधायी प्रक्रिया कानून बनाने वाली तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वो उस पर साइन न कर दें। यह एक सबसे मेन कारण है, और भी कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये संसद का अभिन्न अंग है। विधायी शक्तियों के नाम पर उस मतलब इन शक्तियों के तहत और काम कौन से करते हैं, जैसे संसद की बैठक बुलाना होता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा का विघटन करना होता है, यही करेंगे। और संयुक्त बैठक बुलानी हो, यानी कि इन दोनों में, लोकसभा राज्यसभा में किसी मुद्दे को लेकर, किसी विधेयक को लेकर के मतलब सहमति नहीं बन पा रही है, तो ये कहेंगे कि ऐसा है, आप दोनों लोग एक साथ बैठिए और फैसला कर लीजिए साधारण बहुमत से कि क्या होना चाहिए। तो संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन हो जाता है। और इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे कि इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और बाकी चीज़ें तो वो करते हैं राष्ट्रपति। इसके अलावा प्रत्येक चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत भी करते हैं, जो अपने क्षेत्र में जाने माने लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, अनुभवी हैं। आगे ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चुनाव आयोग से राय मशवरा करके संसद के सदस्यों को मतलब उनकी अयोग्यता पर ये निर्णय करते हैं, निरर्हता पर निर्णय करते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी वजह से कोई ऐसे मतलब नियम बने हैं जिसके उल्लंघन अगर कोई सदस्य कर दे तो वो पद पर नहीं रहेगा, मतलब सदस्य नहीं रहेगा। तो उस पर फैसला करेंगे राष्ट्रपति, किसकी सलाह से? चुनाव आयोग की सलाह से। ये तो सिंपल सी बात हो गई, करते ही हैं। काम की बात यह है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर किसी सदस्य ने दल बदल किया है, दल बदल का अपराधी है, तो उसके संबंध में अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। मतलब लोकसभा के अध्यक्ष होंगे तो वो, राज्यसभा का सदस्य है तो वहाँ के सभापति, ये निर्णय लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सामान्य तौर पर किसी कानून का मतलब किसी नियम का उल्लंघन हुआ है जिससे पद जा सकता है संसद के सदस्यों का, तो राष्ट्रपति उस पर फैसला करेंगे। और अगर दल बदल हुआ है तो पीठासीन अधिकारी करेंगे। ठीक है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश जारी करना, आगे हम पढ़ेंगे। अध्यादेश जारी करते हैं। आगे बढ़ते हैं और शक्तियों की बात करें राष्ट्रपति की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक लाना है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। धन विधेयक अगर लाना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति बहुत ज़रूरी है। धन विधेयक सिंपल एक लाइन में कहें, जिससे टैक्स वगैरह लगाना है ना, ऐसे इस तरह के विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। इसके कई हिस्से हैं, इसका अनुच्छेद क्या विशेषताएं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में आएगा। आगे बढ़ते हैं। जो बजट है, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में बजट नाम का शब्द कहीं है ही नहीं,
वो संसद के समक्ष रखना इनका काम है, ये करते हैं। और राजस्व के बंटवारे के लिए जो पैसा मिला है केंद्र सरकार को, उसमें से कितना हिस्सा केंद्र सरकार रखेगी, कितना राज्यों को दिया जाएगा, इसके लिए हर 5 साल पर ये वित्त आयोग का गठन करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। और सरकार बहुत सारी अनुदान मांगे करती हैं तो अपने एक्स्ट्रा खर्चे के लिए, तो वो कोई भी मतलब अनुदान की मांग है, राष्ट्रपति सिफारिश करेंगे तभी उस पैसा ले पाएगी सरकार। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यायिक शक्तियां देख लेते हैं। न्यायिक शक्तियों में क्या है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और उच्चतम न्यायालय से सलाह भी लेते हैं। आगे अभी देखेंगे इस पे अलग वीडियो में, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट वाले में देखेंगे इसको, ये सलाह का क्या मतलब है। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो उच्चतम न्यायालय से सलाह भी लेते हैं। कूटनीतिक शक्तियों की बात करें तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती हैं और समझौते होते हैं, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। प्रधानमंत्री जी भले कहीं भी जाए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिलें, जो भी करें, लेकिन जब संधि होगी, समझौते होंगे, तो उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे उनके नाम से चीज़ें होती हैं। हालांकि इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। समझ रहे हैं ना। आगे सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियों के नाम पर, ये पीसीएस का बड़ा फेवरेट प्रश्न है कि जो सैन्य बल है उनके सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति होते हैं। कोई युद्ध है, युद्ध करना है, शुरुआत करनी है या समाप्त करना है, इसकी घोषणा यही करते हैं, लेकिन संसद की अनुमति के अनुसार करेंगे। अपने मन से नहीं, चलो लड़ाई करते हैं, बस 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 हो गया, थक गए, अब नहीं लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। संसद की अनुमति के अनुसार। ठीक है। आगे आपातकालीन शक्तियों पे हम बात करेंगे डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, मतलब उतना भी नहीं कि 1 घंटे का लेक्चर हो जाए। तो यहाँ फिलहाल ये देख लीजिए कि आपातकालीन शक्तियाँ हैं। देश में आपातकाल राष्ट्रपति लगाते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका अनुच्छेद है 352, अनुच्छेद याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और आगे और 2 और हैं। राष्ट्रपति शासन है, राज्य में लगता है, अनुच्छेद 356 में बात है, 365 में बात है। देखेंगे अलग से कि क्या आधार हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। वित्तीय आपात की बात हम करेंगे, ये भी है 360 के तहत। ये सारे आपातकाल राष्ट्रपति लगाते हैं, उनको शक्ति मिली हुई है। अब आते हैं वीटो शक्तियों पे। वीटो शक्ति का क्या मतलब है? अभी हमने देखा कि जो संसद है वो कोई भी कानून बनाने के लिए किसी विधेयक को पारित करेगी, दोनों सदनों से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति के पास जब जाएगा तो उसके बारे में राष्ट्रपति क्या निर्णय लेंगे। सिंपल, सामान्य तौर पर तो सिग्नेचर कर देते हैं, कानून बन जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से वो आनाकानी करें, रोकें, पुनर्विचार के लिए लौटाएं, तो इस शक्ति को, वीटो का मतलब मना करना होता है, सिंपल, इसे कहते हैं वीटो पावर, वीटो शक्तियाँ। यह चीज़ तो वैसे ही है। देखिए, कोई भी पारित विधेयक है तभी अधिनियम बनेगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे। ठीक है। और इसमें होता क्या है कि सामान्य तौर पर सहमति दे सकता है, ठीक है, या उसको रख सकता है अपने पास स्वीकृति को, और अगर वो धन विधेयक नहीं है तब पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसका क्या मतलब? अभी हमने देखा ना ऊपर कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो पहले राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है। तो अब धन विधेयक को फिर पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। अगर पुनर्विचार के लिए लौटाना ही था तो पहले आपने सहमति क्यों दी? समझ रहे हैं ना। तो अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। और बाकी संविधान में संशोधन करना है, ऐसा कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति है ही नहीं, उन्हें बस सिग्नेचर करना है और कुछ नहीं करना। खैर, इन वीटो पावर्स को अलग अलग हम देखते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक होता है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो मतलब ये क्या करते हैं कि कोई विधेयक भेजा गया इनके पास पास करके, तो ये अपने पास रख लेंगे आराम से, और ये अधिनियम नहीं बन पाता, समाप्त हो जाता है। सामान्य तौर पर 2 मामलों में ऐसा करते हैं। अगर गैर सरकारी विधेयक है, गैर सरकारी विधेयक का मतलब ये है कि किसी मंत्री ने उसे नहीं पेश किया था। सामान्य तौर पर कानून बनाना होता है ना, तो सरकार के जो सरकार में जो लोग शामिल हैं वो मंत्री पेश करेगा बिल और उस पर बात होगी, तो सरकारी विधेयक होता है। और अगर उसके अलावा किसी और सदस्य ने पेश किया तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं।
तो अगर गैर सरकारी विधेयक है तो भी ऐसा कर सकते हैं, या मान लेते हैं सरकारी विधेयक ही था, दोनों ने पारित कर दिया था, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए गया था, लेकिन बीचवे में क्या हो गया कि मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, सरकार एक तरह से गिर गई। जब मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया इसका मतलब यही हुआ ना, तब क्या करेंगे, वो रख लेते हैं, ठीक है जाओ, समय खत्म हो जाता है, वो मतलब कानून नहीं बन पाता। आगे एक वीटो है निलंबनकारी वीटो। ये क्या है? निलंबनकारी वीटो का मतलब है कि कोई विधेयक आया है और संसद से कहते हैं कि एक बार देख लो, फिर से देखो, तो वापस कर दिया, तो इसको कहते हैं पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, इसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो। आगे चलते हैं। इसी में हालांकि एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो पुनर्विचार के लिए उन्होंने लौटाया है, अगर उस पर पुनर्विचार करके उसमें चाहे संशोधन किया जाए या संशोधन न किया जाए, बिना संशोधन के संसद दोबारा भेज देती है, तब राष्ट्रपति कहीं जा नहीं सकते, इनको उस पर सिग्नेचर करना ही है, ये बाध्यकारी है। ठीक है, ये अभी हमने देख लिया नोट जो लिखा है, धन विधेयक को या तो स्वीकृति देंगे या अपने पास रोक के रख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पुनर्विचार के लिए लौटा दें। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। आगे पॉकेट वीटो की बात करें, इसमें ये मज़ेदार है, विधेयक पर ना तो कोई सहमति देंगे, ना ही अस्वीकृत करेंगे और ना ही लौटाएंगे, लो रख लिए पैकेट में। अब कब तक रखेंगे पता नहीं, अनिश्चित काल है, विधेयक लंबित हो जाता है और धीरे धीरे समाप्ति हो जाता है। ये चीज़ हमने अभी डिस्कस किया नोट। फिलहाल ये पॉकेट समझ में आ गया ना, पॉकेट में रख लिए, न सहमति न असहमति न लौटाना, कुछ नहीं। संविधान संशोधन विधेयक अगर है तो राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। पीसीएस का सबसे फेवरेट कौन सा है? ये वाला हिस्सा है, अनुच्छेद 123 के तहत। देखिए अध्यादेश का मतलब ये होता है, जैसे अभी हम कानून की बात कर रहे हैं, बार बार कानून बन गया, देश में लागू हो गया। कई बार ऐसा होता है कि कानून बनाना ज़रूरी है अभी अभी, लेकिन संसद का सत्र नहीं चल रहा है, सामान्य तौर पर 2 या 3 बार सत्र चलते हैं, मतलब ऐसी व्यवस्था है, हम पढ़ेंगे कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से देखें तो साल में 2 बार चलेगा, लेकिन ऐसे 3 बार चलते हैं। तो अगर उस समय मतलब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, बैठकें नहीं हो रही है, चर्चा नहीं हो रही है और कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। एक तरह का कानून है, यह उसी तरह से लागू होगा जिस तरह से संसद द्वारा बनाया गया कानून, तत्काल कार्रवाई करनी है, तो उसके लिए अनुच्छेद 123 में इनको शक्ति दे दी गई। एक शर्त है, ये तभी जारी किया जाएगा जब दोनों सदन सत्र में ना हो, या दोनों में से किसी एक सदन का भी सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, मान लेते हैं लोकसभा का नहीं चल रहा है, राज्यसभा का सत्र चल रहा है, तब भी नहीं, मतलब तब जारी कर सकते हैं। मतलब एक सदन चलेगा तो जारी कर सकते हैं, दोनों सदन चलेगा तो कतई नहीं जारी कर सकते, दोनों नहीं चलेगा तो जारी कर सकते। ठीक है, आगे इसी में आगे देखें कि जो ये अध्यादेश जारी करना है, ऐसा नहीं है कि किसी भी विषय पर जारी कर देंगे। जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है, सिर्फ उन्हीं विषयों पर ये अध्यादेश जारी करते हैं, और संसद की पुनः बैठक होने पर अध्यादेश जो है वो दोनों सदनों के सामने रखा जाता है, और अगर संसद को वो बात पसंद आई, चलो बढ़िया ही, राष्ट्रपति साहब बढ़िया बनाए हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ राष्ट्रपति अपने मन से करते हैं, उसके पीछे बहुत कुछ है, पूरी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सब कुछ करते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो अगर पारित हो जाए तो फिर तो कानून बन गया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर पारित नहीं हुआ तो, या फिर संसद उसे रद्द भी कर सकती है, मतलब प्रस्ताव खारिज कर सकती है कि ये क्या बना रखा, तो वो वही तुरंत खत्म हो जाएगा। और अगर संसद ने कोई कार्रवाई नहीं की तो बैठक के 6 सप्ताह के बाद वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यानी मोटे तौर पे देखा जाए तो मैक्सिमम यहाँ आज बैठक हुई, 6 महीने बाद दोबारा यहाँ बैठक होती है, और जब बैठक हुई इस दिन, ये 6 महीने बाद, तो संसद ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो यहाँ से लेकर 6 हफ्ते और तक ये बना रह सकता है, और यहाँ आते आते अपने आप समाप्त हो जाएगा विधेयक। ठीक है, अध्यादेश। हाँ, एक और बात, संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश नहीं जारी कर सकते। ऐसा नहीं है कि संसद नहीं है तो चुपके से चलो संविधान ही बदल दे कुछ अध्यादेश जारी करके,
ऐसा नहीं है। संविधान संशोधन करने के लिए अध्यादेश नहीं जारी किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। एक और शक्ति है क्षमा करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, राज्यपाल के पास भी है। एक बार हम तुलना करेंगे अलग वीडियो में। फिलहाल यहाँ देखते हैं, देश में किसी भी व्यक्ति को कोई भी सज़ा मिली है वो राष्ट्रपति के पास याचिका दायर कर सकता है कि सर माफ़ कर दो, आगे से गलती नहीं होगी, हम अच्छे से रहेंगे। अब राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं। उनके पास कई ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि वो क्षमा कर दें, मतलब जाओ जी ले अपनी ज़िंदगी, इस टाइप का, पूरी तरह से माफ़ कर दिया। दूसरा होता है लघुकरण कर देते हैं, मतलब कि जो दंड मिला है उसका स्वरूप बदल दिया और कम कर दिया। किसी को कहा गया था कि आप सश्रम कारावास भुगतेंगे, मतलब आपसे श्रम करवाया जाएगा और 10 साल तक आप जो है सश्रम कारावास करेंगे। तो ये कहेंगे कैसा है कि थोड़ा मेहनत ना करवाओ, ठीक है, कुछ कम कर दिया, उसमें स्वरूप बदल दिया और कम कर दिया। ठीक, एक तरीका होता है माफ़ करने का, एक ऑप्शन के पास है कि उसको कहते हैं परिहार, कि दंड की प्रकृति में बदलाव किए बिना उसकी अवधि कम कर देना। इसका मतलब है कि मान लेते हैं इसी में किसी को कहा गया कि वो सश्रम कारावास झेलेगा 10 साल तक, ठीक, तो ये कहें कि ठीक है श्रम करते रहो, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, बस ये 10 साल है ना, इसको हम कब कुछ कम कर दे रहे हैं, मेहनत करते रहो, इतना तुमको भुगतना है। तो ये परिहार होता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, इसको कहते हैं विराम। विराम का मतलब कोई विशेष परिस्थिति है तो जो मूल रूप से सज़ा मिली है ना उसमें कम कर देना, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति अपंग हो गया, महिलाएं जो होती हैं अगर गर्भावस्था है उस दौरान, तो ये विराम के जो है ये ऑप्शन है विराम का, मूल सज़ा में कमी कर देना। आगे बढ़ते हैं। इनके पास एक और ऑप्शन होता है, और ये ऑप्शन क्या है, प्रविलंबन का। मतलब ये ध्यान समझिए, किसी दंड को वो अस्थायी रूप से रोक देते हैं, अभी रुको 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 ऐसे करके, विशेषकर मृत्यु दंड को। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो दोषी व्यक्ति है ना उसके पास कुछ और ऑप्शन है तो वो भी आजमा ले। अगर मर नहीं जा रहा है तो भाई ठीक है, कुछ और ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कि कुछ क्षमा याचना करनी है, स्वरूप में बदलाव करना है, तो उसकी याचना, जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब आजमा ले। आप देखते होंगे अभी हाल फिलहाल में कई मामले आए हैं मृत्युदंड के, तो उसमें सारे ऑप्शंस एक एक करके इन्होंने यूज़ किए हैं। तो प्रविलंबन का मतलब होता है कि अस्थायी रूप से रोक लगा देंगे उस पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम राष्ट्रपति के लिए मतलब इस चैप्टर में याद रखेंगे। यहाँ से इतना पढ़ लिया आपने, अब इसके बाहर आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रश्न बना और मान लेते हैं कि कुछ ऐसी बात लिखी गई है जो इसमें नहीं है, इसके बावजूद कोई न कोई एंगल ऐसा होगा जो अभी अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि इन चीज़ों के बिना, इन तथ्यों को जाने बिना, इन कंसेप्ट्स को समझे बिना या इनको लिए बिना कोई क्वेश्चन राष्ट्रपति से क्या बनाया जाएगा। आप खुद देखिए, ये निचोड़ है पूरा राष्ट्रपति चैप्टर का। तो इस सीरीज़ में ये जो वीडियो था आज का राष्ट्रपति वाला, फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नीचे दिख रहा है ना उपराष्ट्रपति, या फिर इसकी बात करेंगे, ठीक है। नमस्कार।